नवंबर का आखिरी हफ्ता था। पहाड़ी गांव देवकुंड पर ठंड की पहली गहरी चोट पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना सघन था कि लगता था जैसे किसी ने पूरे गांव पर सफ़ेद चादर डाल दी हो। पगडंडियों पर चलते लोगों के कदमों की आवाज़ भी धुंध में दब जाती थी। हर छप्पर और कच्ची दीवार पर ओस ऐसे जमी थी जैसे मोतियों की परत चढ़ गई हो। गांव के बड़े ठाकुरों के घरों में अलाव जल रहे थे, गरम दूध उबल रहा था और रसोइयों से सौंधी खुशबू उठ रही थी। लेकिन नरेश की झोपड़ी में बस सन्नाटा, ठंडी हवा और बुझा हुआ चूल्हा था। रीना, हो रीना, चादर ऊपर कर ले बेटी, हवा बहुत तेज है, नरेश ने कांपती आवाज में कहा। बाबा, बहुत ठंड लग रही है, आग जला दो ना। लकड़ी होती तो जलाता रीना। आज सुबह खेत के पास जो सूखी टहनियाँ थीं वो भी सब लोग ले गए। धूप आई तो जो गीली हैं उन्हें सुखा लेंगे। सुनो नरेश, मैंने थोड़ा भूसा बचा के रखा है, उससे आग जला लेते हैं। नहीं मंजरी, वो भूसा तो गाय बछिया के लिए है, हम ठंड झेल लेंगे, लेकिन वे बेचारी क्या खाएंगी। झोपड़ी में हवा घर घराती हुई घुस रही थी। दीवारों की दरारें जैसे ठंड का रास्ता बन गई थी। बाहर के अमीर लोग ढोलक नगाड़ों के साथ ठाकुर बिशन की बेटी की सगाई मना रहे थे। रोशनी, पकवान और गर्मी हर दिशा में फैली थी। नरेश ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच तिल सा दिखाई देता चांद उसे ऐसा लगा जैसे खुद ठंड से कांप रहा हो। कब बदलेगी हमारी किस्मत मंजरी? क्या इस सर्दी में सब जम न जाए? सुबह सूरज निकला, मगर उसकी गर्मी मानो कहीं खो गई थी। देवकुंड अभी भी सफेद धुंध की मोटी चादर में ढका पड़ा था। मंजरी, वो पुराना मफलर देना, खेत पर जाना है। इतनी ठंड में थोड़ी धूप निकलने दो। धूप का भरोसा नहीं, फसल नहीं रुकती, भूख भी नहीं। नरेश अपने फटे जूते पहनकर फावड़ा कंधे पर ले खेत की ओर चल पड़ा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे धरती की बर्फ सीधे पैरों में चुभ रही हो। रास्ते में बुजुर्ग हरकू काका मिले। अरे बेटा, संभल कर, हवा बहुत जहरीली है, बर्फ सीने में उतर जाती है, हम बूढ़ों की तो चलती नहीं। खेत की ओर काका, रात को पाला पड़ा था। अरे बेटा, संभल कर, हवा बहुत जहरीली है, बर्फ सीने में उतर जाती है, हम बूढ़ों। काका, पेट की लड़ाई ठंड से बड़ी है, डर तो ठंड को हमसे होना चाहिए। खेत पहुंचते ही नरेश के पांव जम से गए। गेहूं की कोमल पत्तियां सफेद पड़ चुकी थीं। पाले ने उन्हें ऐसा जकड़ा था जैसे किसी ने बर्फ की परत चढ़ा दी हो। हे देव, अगर ये फसल मर गई तो इस साल घर कैसे चलेगा? हरकू काका पास आकर बोले, मौसम रूठ गया है बेटा, बारिश ने पहले सताया, अब ठंड मार रही है। किसान की किस्मत ही खेतों जैसी होती है, कभी सूखी कभी भीगी। काका, अगर चौधरी राम सेवक कुछ अनाज उधार दे देते। अरे बेटा, वो तो ब्याज सुनकर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। हिम्मत रख, दो ठंड होती हैं, एक मौसम की, एक मजबूरी की, पर दोनों ही सूरज देखकर भागती हैं। कभी न कभी सूरज तो निकलेगा, हमारे नसीब का भी। दोनों ने खेत की मेड़ पर बैठकर गुड़ और चना खाया। हर निवाले में ठंड जैसे और गहराती जा रही थी, मगर मन में उम्मीद की छोटी लौ अब भी जल रही थी। लेकिन शाम ढलते ढलते ठंडी हवाएं फिर लौट आईं, जैसे सूरज खुद ठंड से हार मान गया हो। देवकुंड की गलियां फिर वीरान हो चुकी थीं। नरेश की झोपड़ी में लकड़ियों का एक तिनका भी नहीं था। नरेश, चूल्हे में कुछ नहीं बचा, न लकड़ी न भूसा। आज की रात बहुत काली होगी। कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ तो होगा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मंजरी की आंखें भर आईं। बेटी, थोड़ा सहले, मैं अभी कुछ करती हूँ। कोने में रखी टोकरी में बस थोड़े चावल और एक कटोरी दाल बची थी। नरेश, खिचड़ी बना देती हूँ, रीना को गरम मिल जाएगा। हाँ, बना दो, हम दोनों तो पानी पीकर लेट जाएंगे। खिचड़ी पकने की खुशबू में बेटी के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटी। नरेश और मंजरी ने अपने हिस्से की खिचड़ी रीना को खिला दी। दोनों खाली पेट सो गए। उस रात झोंपड़ी में नींद क्या आती। हवा दीवारों को ऐसे हिला रही थी जैसे किसी रोती आत्मा की आवाज हो। नरेश ने बेटी और पत्नी को चादर में लपेटा और खुद किनारे बैठकर आसमान देखने लगा। हे देव, ये ठंड कब जाएगी? हमारे घर में गर्मी कब लौटेगी? लेकिन आसमान खामोश था।
केवल चांद की ठंडी रोशनी थी जो झोंपड़ी को और ठंडा कर रही थी। सुबह अफवाह फैली कि बूढ़े बद्रीलाल रात में ठंड से चल बसे। नरेश और मंजरी उनकी झोंपड़ी पहुंचे। अंदर अंधेरा था और बद्रीलाल चुपचाप पड़े थे। उनकी पत्नी दीवार से टिके रो भी नहीं पा रही थी, शरीर ठंड से अकड़ चुका था। बाबा, बद्री दादा मर गए? मंजरी रो पड़ी, जैसे खुद से ही पूछ रही हो। हाँ बेटी, गरीब के घर ठंड आग नहीं जलने देती तो जान ले लेती है। शाम तक खबर फैल गई कि देवकुंड में 5 और लोग ठंड से मर चुके हैं। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। हर चेहरे पर डर था। भाइयों, लकड़ी नहीं, चारा नहीं, आग नहीं, यदि आज कुछ नहीं। किसी के पास जवाब नहीं था। ठंड बस खामोशी निगल रही थी। रात गहराती जा रही थी। झोपड़ी में बस राख बची थी, आग का नामो निशान नहीं। रीना सरकते हुए बोली, माँ, बहुत ठंड लग रही है। मंजरी की आंखों में आंसू छलक पड़े। नरेश, घर में खाने को कुछ नहीं। रीना की खांसी बढ़ रही है। जानता हूँ, लेकिन मंजरी, मैं अब चुप बैठा तो पूरा गांव मर जाएगा। मैं जंगल जाऊंगा, चाहे ठंड काट खाए ये जंगली जानवर। नरेश, इतनी रात को? जंगल बहुत दूर है, खतरनाक भी। अगर मैं डर गया तो ये गांव कैसे जिएगा? मंजरी ने कांपते हाथों से उनका मफलर कसकर बांधा। सावधानी से जाना, हम तुम्हें लौटते देखना चाहते हैं। जंगल का रास्ता लंबा था। बर्फ से ढकी पगडंडी पर पांव रखते ही लगता जैसे कोई नुकीली सुई चुभ गई हो। पेड़ों से ओस टपक रही थी। बहुत दूर कहीं सियारों की चीख सुनाई दे रही थी। नरेश के हाथ सुन्न हो रहे थे, मगर वो चलता रहा। अंततः उसे सूखी डालियां मिली, टूटे पेड़ों की टहनियां, गिरे हुए तने। वो उन्हें तोड़ने लगा। उंगलियां नीली हो गई थी, सांस से धुआं निकल रहा था। लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बनाकर वो उसे सिर पर रखकर लौटने लगा। रास्ता फिसलन भरा था, लेकिन इरादा उससे भी सख्त। गांव पहुंचते पहुंचते दोपहर ढल रही थी। मंजरी और रीना दरवाजे पर ही खड़ी थी। नरेश, लकड़ियां ये तो बहुत सारी हैं। आज देवकुंड में कोई ठंड से नहीं मरेगा। उस शाम नरेश ने सबसे पहले अपने आंगन में अलाव जलाया। फिर आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। बच्चे हाथ सेकते हुए हंसने लगे। बुजुर्गों के चेहरों पर राहत दौड़ गई। धीरे धीरे पूरा देवकुंड नरेश के आंगन में इकट्ठा हो गया। राम सेवक चौधरी भी आए। नरेश बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब तो ठंड की मौत का इंतजार कर रहे थे और तूने आग जलाकर हमें जिंदगी दे दी। मैं अकेला क्या करता? आग में सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका हौसला है। उस रात नरेश के आंगन में कई अलाव जले। हर घर से लोग आए, औरतें, बूढ़े, बच्चे। कहानियां सुनाई गई, हंसी बही, उम्मीद लौटी। मंजरी धीरे से बोली, सुनते हो, लगता है आप ठंड हार जाएगी। हाँ मंजरी, जब लोग एक हो जाएं तो कोई सर्दी टिक नहीं सकती। अगली सुबह पहली बार धूप निकली। धीमी धीमी गर्मी, जैसे भगवान ने खुद ओट से झांका हो। रीना बाहर दौड़कर बोली, माँ, धूप धूप आ गई। नरेश ने छत पर जमी बर्फ को